नमस्ते बच्चों। कल जो हमारा वीडियो था उस लास्ट वीडियो में हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण और उसके कुछ प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम जनसंख्या वृद्धि की समस्या को अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। पाठ्य पुस्तक के अगर हम समझें तो उससे क्या क्या होगा। देखिए, जनसंख्या वृद्धि होगी तो एक तो सबसे पहले आवास की समस्या है कि लोग रहेंगे कहाँ। उसके बाद दूसरी समस्या आती है कि वो रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या, उसकी व्यवसाय जो है वो समस्याएं आती है। तीसरी जो समस्या है वो व्यवसाय की आती है कि वो लोग किस प्रकार का व्यवसाय जो है वो करेंगे, रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो किसी अन्य माध्यम से जो है आय प्राप्त करेंगे। चोरी भी हो सकता है, डकैती भी हो सकता है, तो अपराध भी जो है वो बढ़ेंगे। उसके अलावा सरकार के सामने भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं तो उनकी समस्याएं भी सामने आएगी और अत्यंत तीव्र वृद्धि से क्या होगा, भयावह स्थिति हो जाएगी। सब आपस में एक दूसरे के साथ मारकाट होगी। जब जिधर देखेंगे उधर एक अशांति का माहौल होगा। ठीक है, तो हम कुछ जो बिंदु हैं एक बार उनको देख लेते हैं। देखिए, दिन दिन संसार में जनसंख्या की समस्या अत्यधिक गंभीर होती जा रही है और सभी विकसित देशों का इस विषय में चिंतन होने लगा है। इस समस्या के को सोचने बनने के निम्नलिखित कारण है कि ये जो समस्या है ये सोचने के लिए कैसे बनी। इस समस्या पर सोचा जाए कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए या जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए। अभी कुछ समय पहले हम देख रहे हैं कि भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण जो है उसके लिए मांग की जा रही है। विश्व के अनेक देशों के अंदर ऐसा है कि जो है माता पिता एक संतान या दो संतान से ज़्यादा जो है पैदा नहीं कर सकते और ऐसा ही कुछ जो है हमारे यहाँ पर भी 2002 के बाद जो अभिभावक है अगर वो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर हैं और वो अपनी संतान वृद्धि 2 से ज़्यादा है उनके, तो उनको इंक्रीमेंट वगैरह के अंदर समस्या आती है। और उससे पहले की भी अगर कई सारी चीज़ों को हम देखें तो उससे पहले भी जनसंख्या के नियंत्रण के लिए नसबंदी वगैरह का आदि जो कार्यक्रम है वो शुरू किए गए हैं सरकार के द्वारा। हम एक बार देखते हैं कि कौन कौन से इसके आगे के कारण हैं। देखिए, सबसे पहले अत्यंत तीव्र और भयावह वृद्धि होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा। वर्तमान काल में संसार की जनसंख्या में अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और ऐसी वृद्धि पहले कभी नहीं हुई है। हम जब देखते हैं तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर जनसंख्या जो है बहुत सीमित थी। उस समय जो जनसंख्या का प्रतिशत था या जनघनत्व था 0.04 प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में था, प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में था। लेकिन वर्तमान के अंदर जो प्रतिशत है वो निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, और विश्व के सभी देश जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई तरह के कानून ला रहे हैं। ऐसा ही कानून लाने की जो बात है या जो मांग है वो भारत के अंदर भी लगातार जोर से की जा रही है। देखिए, यदि इस दर में वृद्धि होती रही तो सन 2040 तक विश्व की जो जनसंख्या है वो 14,000 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में कितनी है? 714 करोड़ संपूर्ण विश्व की। ठीक है, अगर ऐसा ही हुआ तो आने वाले 20 साल में 2020 चल रहा है, आने वाले 20 साल में कितनी हो जाएगी? जस्ट इसकी दूरी लगभग 1400 करोड़ हो जाएगी, जो एक भयावह स्थिति होगी। अभी जितनी समस्याएं हैं, रोजगार की हो गई, आवास की हो गई, या खान पान से संबंधित हो गई, लोगों के अपने रहन सहन से संबंधित हो गई, या किसी प्रकार की बीमारियां महामारियां वगैरह वो है उनसे हो गई, परिवहन के साधनों से हो गई, या फिर सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक वगैरह हो रहा है उनसे हो गई, प्रकृति का जो ह्रास हो रहा है निरंतर लोगों के बढ़ने से, जो खान पान की व्यवसाय है या अन्य जो औद्योगिक क्रियाएं चल रही है उससे प्रकृति में जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, जो उसका विनाश हो रहा है, ये सारी समस्या होंगी। तो ऐसी कई सारी समस्याएं जो है उनका सामना करना पड़ेगा। अब क्या है, दूसरा क्या है, संसाधन जो है सीमित हैं। देखिए कैसे, जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या को भरण पोषण प्राप्त होता है उनकी मात्रा निश्चित है, जबकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है तो इन संसाधनों का विध्वंस कर समाप्त कर देगी। हम किसी भी संसाधन की बात करें, समाप्य हो या असमाप्य हो, प्राकृतिक हो, किसी भी प्रकार के संसाधन हो या किसी भी प्रकार की ऊर्जा के साधनों से जल है। भूमि के ऊपर वैसे तो जल जो है 71% है, लेकिन उसका पीने योग्य जल कितना है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। भूमि जो है इसके अंदर खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है,
जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो भूमि का जो ये क्षेत्र था यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ क्षेत्र के ऊपर ही पहले जनसंख्या निवास करती थी, लेकिन अब जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है तो इस क्षेत्र के अंदर वृद्धि हो रही है जनसंख्या के निवास के अंदर। तो कृषि के लिए जो क्षेत्र था या कृषि के लिए जो जगह थी उसमें क्या होती जा रही है, निरंतर कमी होती जा रही है। और निरंतर उस कमी होती जाने से क्या हो रहा है कि खाद्यान्न का उत्पादन कम हो रहा है, जो आने वाले समय के अंदर इस समस्या को और भी ज्यादा गहरा बना सकता है। दूसरा, पेट्रोलियम हो गया, कच्चे जो हमारे जैसे कोयला वगैरह हो गया, तो इनके जो भंडार है वो क्या है, सीमित है। और इन सीमित भंडार के कारण क्या होगा, वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे आने वाले, क्योंकि उनका निर्माण होना एक लंबी प्रक्रिया है। हजारों करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तो उस समय जो वनस्पति जो है धरती के अंदर दब गई, वो आज क्या है कि उसके अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ी, दबाव के कारण रासायनिक क्रियाएं हुई होगी, भौतिक क्रियाएं हुई होगी, उससे उन सब चीज़ों का निर्माण हुआ है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, कोयला हो गया, इन सब चीज़ों का। और इन सब चीज़ों का अगर हम विरोध कर रहे हैं बहुत तेज गति से, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो और तेज गति से होगा, तो ये जो भंडार है इनका निर्माण होने के अंदर समय ज़्यादा लगता है, इनका निर्माण हो नहीं रहा और इनके जो भंडार है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो एक ऐसा समय आएगा कि जनसंख्या जो है वो आपस में एक दूसरे से लड़के मरने लगेगी, एक दूसरे के संसाधन की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, तो अभाव के अंदर लोगों की जो क्या होगा और ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। देखिए आगे, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद हम देखें वितरण संकेंद्रण। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण जो है सर्वत्र एक समान नहीं है, केवल थोड़े से ही भाग ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या संकेंद्रित है। पृथ्वी के केवल 1/3 स्थलमंडल पर संसार की 90% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या में वृद्धि होने से जनसंख्या का भाग पृथ्वी पर अधिकाधिक बढ़ता चला जा रहा है। चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में जनता का जो है जीवन स्तर बहुत ही नीचा है। इन देशों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अभी इन देशों के अंदर काफी सारी समस्याएं हैं, किस में, चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जितने भी एशिया के पूर्वी या दक्षिण पूर्वी देश हैं, वहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। विश्व की जनसंख्या का 60% जो है वो एशिया में निवास करता है। और इन देशों के अंदर अभी हालत बहुत बेकार है, जैसे बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ रही है, आपसी सीमाओं के इनके अंदर विवाद हैं, या फिर यहाँ पर पर्याप्त संसाधन नहीं है, दूसरे देशों से लेने पड़ रहे हैं। तो और ज्यादा अगर जनसंख्या बढ़ेगी, इन्हीं क्षेत्रों के अंदर ज्यादा सघनता आएगी, तो और ज्यादा जो है भार बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, बिना बसे भूभाग में निवास निराशा। पृथ्वी के जो बिना बसे हुए भूभाग है उनका क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 70% है। हमने पहले भी पढ़ा था कि विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो उसके 1/3 क्षेत्र के ऊपर निवास करती है, 90% जनसंख्या, और बाकी जो जनसंख्या है वो पृथ्वी के 10% भूभाग के ऊपर निवास करती है। इससे भविष्य में भी मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है, अतः ये क्षेत्र संसाधनों के दृष्टि से अनुपयोगी हो रहे हैं। हम जिन क्षेत्रों में अभी जनसंख्या नहीं है, मतलब वहाँ का जो वातावरण है वो मनुष्य के लिए समायोजित नहीं है, या मनुष्य वहाँ जाकर समायोजित हो नहीं सकता, तो उन क्षेत्रों में जरूर जनसंख्या बढ़ने से रही। इससे क्या होगा कि जिन क्षेत्रों के ऊपर जनसंख्या बची हुई है वहाँ पर और ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहाँ के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते हैं तो उस प्रदेश में भूखमरी फैलती जाती है। दरिद्रता के कारण रहन सहन का स्तर इतना नीचा गिर जाता है कि बीमारी और महामारी में मृत्यु दर बढ़ती जाती है और जनसंख्या का ह्रास होने लगता है। ऐसी स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए सामाजिक आर्थिक दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हो सकती है। बढ़ती हुई जनसंख्या से क्या होगा, एक तो भौतिक संसाधन जो है वहाँ के ठोस भार को धारण नहीं कर पाएंगे, मतलब उन जितने लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी है, निरंतर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या तो आ जाएगी। दूसरा क्या होगी, अगर आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो लोगों के अंदर क्या होगा, भूखमरी बढ़ेगी। भूखमरी बढ़ेगी, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, रोजगार भी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, दरिद्रता बढ़ेगी। दरिद्रता बढ़ेगी तो उनके रहन सहन के अंदर जो है उसके अंदर भी क्या आएगी, गिरावट आएगी। लोगों की आय कम होगी तो वो अपने जीवन स्तर को सही नहीं रख पाएंगे। दूसरा, खान पान उनका सही नहीं होगा। खान पान उनका सही नहीं होगा तो कुपोषण के कारण अनेक बीमारियां आएगी। अगर बीमारियां एक व्यक्ति में तो आएगी नहीं, कई सारे व्यक्तियों में आएगी तो किसका रूप धारण कर लेंगी, महामारी का रूप धारण कर लेगी। और महामारी का रूप धारण करने के बाद क्या होगी, मृत्यु दर जो है वो निरंतर बढ़ती जाएगी और इससे जनसंख्या का ह्रास होने लगेगा। और ऐसी स्थिति किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हो सकती है। जैसे वर्तमान के अंदर कोविड-19 की वजह से कोरोना काल चल रहा है, एक प्रकार से महामारी। अब इस महामारी से संक्रमण फैल रहा है, ना तो सरकार जो है वो अपनी आर्थिक और वित्तीय जो क्रियाएं हैं या औद्योगिक इकाइयां हैं उनको संचालित कर पाई है पूर्ण रूप से, परिवहन बंद पड़ा है,
ठीक है। तो सरकार को आय तो पहले नहीं हो रही, और एक व्यक्ति भी अगर बीमार हो रहा है तो उसके स्वास्थ्य संबंधित उसके स्वास्थ्य को बचाने के लिए या उसके स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वस्थ करने के लिए कितनी सारी जो है व्यवस्थाएं उसके लिए करनी पड़ रही है। सरकार को निःशुल्क गेहूं देने पड़ रहे हैं, चिकित्सा की व्यवस्थाएं अलग से करनी पड़ रही है। जहाँ एक गाड़ी के अंदर पहले 50 लोग सवार होकर जा सकते थे, वहाँ 20-25 लोग जा रहे हैं। ईंधन का हम निरंतर भी देखते जा रहे हैं कि पिछले 4-5 महीनों के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी है, ठीक है। तो ये सब भार किसके ऊपर आता है? सरकार के ऊपर आता है, और ये उस देश की क्या करती है, सामाजिक और आर्थिक जो दृष्टि है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है। और ऐसा भी हो सकता है कई बार कि अगर जहाँ पर महामारी जो है, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि उनकी सभ्यताएं हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा की, या तो वो किसी बाढ़ के कारण, किसी प्राकृतिक प्रकोप से, या फिर किसी महामारी के कारण क्या हुई है, समाप्त हुई है। तो इसी प्रकार उस देश का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया तो। इसलिए हम इस विषय को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब इसके समाधान क्या क्या है, इसके 6-7 समाधान एक बार हम उनको देख लेते हैं। भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। भौगोलिक जो संसाधन है उनका हम क्या करें, अधिकतम या अनुकूलन प्रयोग करें। एक तो क्या करें, समायोजित तरीके से कि जो संसाधन है, अगर जैसे मान लीजिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें जरूरत थोड़ी कि कोयले से ऊर्जा प्राप्त करें, पेट्रोल से प्राप्त करें। सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, तापीय ऊर्जा भी है, भूतापीय ऊर्जा भी है। इन सब ऊर्जा के जो वैकल्पिक संसाधन है, जैसे परमाणु ऊर्जा भी है, या यूरेनियम वगैरह से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो हमें उनसे भी प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए केवल कोयले और पेट्रोल का ही प्रयोग करें, ठीक है। और उनका भी उत्पादन कैसे करना चाहिए, अनुकूलतम तरीके से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम उनसे क्या करें, भविष्य के लिए संभाल के रख सकें। दूसरा, औद्योगिकरण, परिवहन, संचार के साधनों, खनन उद्योगों और निर्माण उद्योगों की उन्नति करनी चाहिए। इससे अधिक से अधिक लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले। तो भूखमरी की समस्या, महामारी की समस्या, या जो निर्धनता की या गरीबी की जो समस्याएं हैं उनसे तो कम से कम समाधान पा सके। उसके बाद कोयला, पेट्रोलियम, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण करें कि इनका जो अधिकतम जो हम उत्पादन करते हैं इनसे, कोयला और पेट्रोल से जो बिजली का उत्पादन करते हैं उसके ऊपर नियंत्रण करें, और अन्य जो माध्यम है जिनसे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं तो उनका उपयोग करें अधिक से अधिक। शिक्षा का प्रसार और विज्ञान एवं तकनीकी प्रशिक्षण से अधिक प्रसार, जागरूकता उत्पन्न करें। लोगों को शिक्षा दें। शिक्षित जो व्यक्ति होगा उसको पता होगा कि अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो वो क्या होगा, तो अपने संतान के उत्पन्न करने पे, अपने परिवार की वृद्धि के ऊपर क्या रखेगा, नियंत्रण रखेगा। सीमित जो है उस दायरे के अंदर जनसंख्या जो है वो ग्रोथ करेगा, जनसंख्या जो है वो बढ़ेगा, या अपने संतान का उत्पन्न करेगा, और उनसे ठीक से वो क्या करेगा, उनको विज्ञान की तकनीक की अगर उसे समझ होगी तो संसाधनों का ठीक तरीके से वो क्या करेगा, उपयोग करेगा। इसके बाद कृषि का नवीनीकरण करना चाहिए। जहां एक और भारत के अंदर हल से या आदमियों के माध्यम से कृषि की जा रही है, तो अधिकतम जो जनसंख्या है वो किसमें लगी हुई है, कृषि कार्यों में लगी हुई है। फिर भी इसका उत्पादन जितनी गुना जनसंख्या लगी हुई है, लगभग हम देखते हैं कि हमारे भारत की 58% जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। लेकिन इससे जो योगदान प्राप्त होता है जीडीपी के अंदर वो 28% अधिकतम होता है, इससे ज्यादा होता नहीं है। इतनी जनसंख्या 58% जनसंख्या लगी हुई है, और उत्पादन कितना कर रही है, लगभग 25 से 28% के बीच के अंदर। तो इतनी जनसंख्या है, ये एक्स्ट्रा जनसंख्या वो इसी कार्य में लगी हुई है, उससे कोई उत्पादन तो हमें हो नहीं रहा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका नवीनीकरण करना चाहिए। हाइड्रोपोनिक कृषि हो गई, या जो आजकल पॉली हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर, या जो यंत्रीकरण के माध्यम से जो कृषि की जा रही है, उनका हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। जिससे क्या होगा, ये जनसंख्या जितनी काम कर रही है उसके अनुपात के अंदर जो है हमें आर्थिक लाभ होगा। तो जनसंख्या को पूरा रोजगार मिलेगा, निर्धनता खत्म होगी, लोगों को शिक्षा प्राप्त होगी, या उनके जो जनजीवन है उसके अंदर भी सुधार होगा, और उत्पादन तो अधिक से अधिक होगा ही। तो अधिक से अधिक ज्यादा उत्पादन होगा। जैसे मान लीजिए किसी 1 हेक्टेयर जमीन के अंदर मान लो कि 2 क्विंटल गेहूं पैदा हो रहा है, और तकनीक के कारण, नवीनीकरण के कारण उसका उत्पादन बढ़ता है, 2 से 5 या 6 होता है, तो अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, किसान की भी आय बढ़ेगी, और अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। इसके बाद सागरीय संसाधन का उपयोग किया जाए। एक प्रकार से महासागर जितने भी हैं वो केवल हमारे मुख्य रूप से या तो मछली पालन के लिए, या फिर जलयान चलाने के लिए, जल परिवहन के लिए, इन्हीं के लिए उपयोग आता है। इसके बाद भी हमें इनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। कैसे कि जैसे महासागरीय जो क्षेत्र हैं उसके अंदर से हमें पेट्रोलियम पदार्थ निकालने चाहिए, ठीक है, या अन्य प्रकार के जो भी उत्पादन महासागरों में प्राप्त हो सकते हैं उन सबका हमें उत्पादन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है हमारा
जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों का प्रवास करवाया जाना चाहिए। जो क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या बसी भी नहीं है उन क्षेत्रों के अंदर प्रवास कराना चाहिए। जैसे राजस्थान, भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के पश्चिम के अंदर जो मरुस्थल है वहाँ पे जनसंख्या का निवास कम होता है और जनसंख्या के निवास क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पश्चिमी राजस्थान नहर, जिसे वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर का नाम दिया गया, उसका निर्माण किया गया और उससे वहाँ पर जनसंख्या की जो सघनता है वो निरंतर बढ़ती गई। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जनसंख्या को अल्पसंख्यक हो गया, देरी से विवाह करना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे बाल विवाह होते हैं उनको ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम है जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सरकार को जो है बताना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। संतति विग्रहण जैसी दशाएं, संतान के बीच के अंदर जो गेप होता है 3 वर्ष का, वो उसका बताना चाहिए। जैसी दिशाओं के प्रति जागरूक उत्पन्नता की जानी चाहिए। सरकार को इन सब प्रयासों को क्या करना चाहिए। इनसे जनसंख्या क्या होगी, नियंत्रण में आएगी और जितनी समस्याएं उन समस्याओं का क्या हो सकेगा, एक प्रकार से समाधान हो सकेगा। धन्यवाद।